हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग और कंपनियां दूसरों से अलग क्यों होती हैं? क्या वो केवल अपनी मेहनत और टैलेंट की वजह से सफल होते हैं, या उनकी सफलता के पीछे कोई और गहरी वजह छुपी है? जब हम अपनी ज़िंदगी में या अपने करियर में किसी बड़ी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो अक्सर हम व्हाट और हाउ पर ध्यान देते हैं, मतलब क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन एक ऐसा सवाल है जो इन दोनों से भी ज़्यादा मायने रखता है, और वो है वाई। साइमन सिनेक की इस बेस्ट सेलिंग बुक स्टार्ट विथ में यही बताया गया है कि जब आप अपने हर काम के पीछे की असली वजह यानी अपना वाई समझ जाते हैं, तो आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपके इरादे पूरी तरह बदल जाते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि महान लीडर्स, आइकॉनिक ब्रांड और सफल लोग हमेशा अपने वाई से शुरुआत करते हैं, और यही उनकी पहचान, उनके काम और उनकी सफलता को दूसरों से अलग बनाता है। हमें से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के सरफेस लेवल पर जीते हैं। हमें जानते हैं कि हमें क्या करना है, जैसे एक अच्छी नौकरी पाना, एक बड़ा घर खरीदना या एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करना। हम ये भी सोच लेते हैं कि इसे कैसे करना है, जैसे कौन से स्किल सीखने हैं, कौन से स्ट्रेटजी अपनानी है या कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर आप अपने दिल से पूछें कि आप ये सब क्यों करना चाहते हैं, तो क्या आपके पास एक साफ जवाब है? यही सवाल साइमन सिनेक से पूछते हैं कि जब तक हम अपने वाय को नहीं समझते, तब तक हमारे सारे प्रयास अधूरे रहेंगे। चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो या एक स्टूडेंट हो, एक प्रोफेशनल हो या एक लीडर, जब तक आपके पास एक स्पष्ट और ताकतवर वाय नहीं है, तब तक आप दूसरों को इंस्पायर नहीं कर सकते और न ही आप अपने जीवन के पूरी पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। इस बुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, द गोल्डन सर्कल। एक कॉन्सेप्ट पर हमें समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा बाहर से अंदर की ओर नहीं सोचते, बल्कि अंदर से बाहर की ओर सोचते हैं। मतलब वो वाई से शुरुआत करते हैं, फिर हाउ तक जाते हैं और आखिर में वह व्हाट पर फोकस करते हैं। सोचिए, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप अपने बारे में क्या बताते हैं? अक्सर हम कहते हैं कि मैं ये करता हूँ या मैं इस फील्ड में काम करता हूँ। लेकिन जब आप अपनी बात शुरू करते हैं अपने वाई से, जैसे मैं इसलिए काम करता हूँ ताकि लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकूँ, तो आपकी बातों में एक अलग सी ताकत और इंस्पिरेशन आ जाती है। लोग आपको सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। स्टार्ट विद आई सिर्फ एक बुक नहीं है, एक मूवमेंट है। ये एक ऐसा आइडिया है जो न केवल हमारी प्रोफेशनल लाइफ बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब हम अपने वाई को समझते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में वो पा सकते हैं जो हमें सच में खुशी और संतोष देता है। इस बुक का हर चैप्टर आपको अपनी सोच बदलने और अपनी असली पोटेंशियल को अनलॉक करने का रास्ता दिखाएगा। यह आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं और कैसे आप एक ऐसी ज़िंदगी बना सकते हैं जिस पर आपको गर्व हो। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी और अपने काम को एक नए दिशा देना चाहते हैं, अगर आप अपने आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं और अगर आप एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं जिसे दुनिया हमेशा याद रखे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस बुक के समरी के ज़रिए उन गहरे सबक और इंसाइट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी सोच, आपकी स्ट्रेटजी और आपकी लाइफ के हर पहलू को एक नया आयाम दे सकते हैं। इसे सिर्फ एक बुक समरी की तरह ना सुने, बल्कि इसे एक मौका समझें अपनी ज़िंदगी के वाय को समझने का और अपने असली पहचान को ढूंढने का। तो आइए इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे स्टार्ट विद हाई हमारी ज़िंदगी में बदल ला सकती है। चैप्टर 1, मैनिपुलेशन इंस्पिरेशन। 2004 में मोटोरोला ने फ़ोन का एक ऐसा मॉडल लॉन्च किया जिसने बाज़ार में तहलका मचा दिया। इस मॉडल का नाम था रेज़र। यह फ़ोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, बल्कि उस समय की एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक ने इसे इस्तेमाल किया। हर तरफ इसकी चर्चा थी। मोटोरोला के लिए यह एक बड़ी सफलता साबित हुई। सोचिए, उन्होंने इसके 50 मिलियन यूनिट्स बेचे,
लेकिन सफलता की यह चमक ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई। 4 साल के भीतर ही कई कंपनियों ने रेजर की नकल करते हुए उससे बेहतर फीचर्स वाले फ़ोन मार्केट में उतार दिया। देखते ही देखते मोटोरोला का जादू फीका पड़ने लगा। मोटोरोला, जिसने कभी बाजार में धूम मचा दी थी, अचानक पीछे रह गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब है मैनिपुलेशन बनाम इम्प्रेशन। मोटोरोला ने अपनी सफलता के लिए लोगों को इंस्पायर करने के बजाय मैनिपुलेशन का सहारा लिया। यह रणनीति उन्हें अस्थायी सफलता तो दिला पाई, लेकिन स्थायी ग्राहकों की वफादारी नहीं। रेजर ने मार्केट में आते ही सनसनी मचाई। लोग इसे खरीदने के लिए उत्साहित थे, मगर जैसे ही किसी और कंपनी ने इससे बेहतर फीचर्स और डिज़ाइन वाले फ़ोन पेश किए, ग्राहक तुरंत उनकी ओर मुड़ गए। सोचिए, अगर मोटोरोला ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया होता और कस्टमर्स की लॉयल्टी पर ध्यान दिया होता तो क्या यह कहानी अलग होती? अगर ग्राहकों के साथ उनका एक भावनात्मक जुड़ाव होता तो शायद लोग मोटोरोला को छोड़ने से पहले 2 बार सोचते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेजर सिर्फ एक नोवेल्टी था, यानी एक नया और आकर्षक प्रोडक्ट जो अपनी चमक खोने के बाद कहीं गुम हो गया। लॉयल्टी पाना कभी भी आसान नहीं होता। यह केवल एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से नहीं मिलती। इसके लिए कुछ बड़ा, कुछ गहरा करना पड़ता है। इंस्पिरेशन के ज़रिए लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ती है। जब आप लोगों को सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं तो वे आपके साथ तभी तक रहते हैं जब तक उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं। मगर जब आप उन्हें इंस्पायर करते हैं तो वे आपके साथ एक मजबूत कनेक्शन महसूस करते हैं। मैनिपुलेशन के कई तरीके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, डर का सहारा लेना, जैसे कि कोई पॉलिटिशियन वोट पाने के लिए लोगों के बीच डर फैलाए। पीयर प्रेशर, जहां लोग इस डर से कोई चीज़ खरीदते हैं कि कहीं वे पीछे ना रह जाएं। प्राइस ड्रॉप, यानी कीमत घटाकर लोगों को खरीदने के लिए आकर्षित करना। प्रमोशन और अनफोर्शन, जो लोगों को लुभाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नोवेल्टी, यानी कुछ नया और अलग पेश करना। इन सभी तरीकों का इस्तेमाल अक्सर कंपनियां और नेता करते हैं। पॉलिटिशियन डर और झूठे वादों का सहारा लेकर वोट हासिल कर लेते हैं। कंपनियां प्रोडक्ट की कीमतें घटाकर या बड़े बड़े डिस्काउंट देकर सेल्स बढ़ा लेती है। लेकिन क्या ये सही मायने में लीडरशिप का उदाहरण है? बिल्कुल नहीं। मैनिपुलेशन हमेशा एक अस्थायी समाधान होता है। यह न केवल महंगा साबित होता है, बल्कि इसकी प्रभावशीलता भी सीमित होती है। आप किसी को एक बार मैनिपुलेट कर सकते हैं, बार बार नहीं। मोटोरोला का रेजर फ़ोन भी इसी का उदाहरण है। यह कोई इनोवेशन नहीं था, ये सिर्फ एक नया और आकर्षक प्रोडक्ट था, लेकिन लोगों को लंबे समय तक जोड़े रखने के लिए इससे ज़्यादा की ज़रूरत थी। अब अगर हम इनोवेशन की बात करें तो ऐसे प्रोडक्ट का नाम सामने आता है जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। फैक्स मशीन, जिसने बिजनेस कम्युनिकेशन को एक नई दिशा दी। माइक्रोवेव ओवन, जिसने कुकिंग को तेज़ और आसान बना दिया। लाइट बल्ब, जिसने हमारी ज़िंदगी में उजाला भर दिया। आईट्यून्स, जिसने म्यूज़िक इंडस्ट्री की परिभाषा बदल दी। इन प्रोडक्ट्स को सिर्फ इसीलिए याद नहीं किया जाता क्योंकि वे नए थे, इन्हें इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने हमारी ज़िंदगी का तरीका बदल दिया। ये इनोवेशन थे, ऐसे इनोवेशन जो लोगों को इंस्पायर करते हैं। मोटोरोला का रेजर इन सब के सामने कहीं टिकता नहीं था। उन्होंने लोगों को सिर्फ लुभाने की कोशिश की, उन्हें जोड़ा नहीं। यही वजह है कि उनका इनोवेटिव फैक्टर ख़त्म होते ही उनके ग्राहक भी उनसे दूर हो गए। ग्रेट लीडरशिप वही होती है जो लोगों के दिलों तक पहुँचे। जब आप इंस्पिरेशन के ज़रिए लोगों के साथ जुड़ते हैं तो यह जुड़ाव कभी ख़त्म नहीं होता। यह स्टार्ट विद हाई का सबसे बड़ा सबक है। अपनी सोच को मैनिपुलेशन से ऊपर उठाइए, लोगों के दिल और दिमाग को छूने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो सफलता सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए आपकी होती है। चैप्टर 2, कुछ अलग सोचें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कंपनी जो कंप्यूटर बनाने के लिए जानी जाती थी, वह कैसे मोबाइल और गैजेट की दुनिया में ऐसी क्रांति ला सकती है जिसे लोग दशकों तक याद रखें? एप्पल ने यही कर दिखाया। 1947 से लेकर आज तक एप्पल एक ही मोटो रहा है। कुछ अलग सोचें।
ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि एप्पल की आत्मा है। ये वही सोच है जिसने उनके हर प्रोडक्ट, हर आइडिया और हर एडवर्टाइजिंग में जान फूंकी। कुछ अलग करने की सोच ही एप्पल के हर काम के पीछे का उद्देश्य है। जब 2000 के शुरुआती दौर में म्यूज़िक इंडस्ट्री पायरेसी की वजह से बुरी तरह संघर्ष कर रही थी, लोग गाने डाउनलोड करने के लिए सीडी बंद कर रहे थे और रिकॉर्डिंग कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा था। उस समय स्टीव जॉब ने कुछ ऐसा सोचा जिसे किसी ने पहले नहीं सोचा था। उन्होंने आईट्यून्स पेश किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को बचा लिया। आईट्यून्स के साथ स्टीव जॉब ने न केवल एक प्रोडक्ट पेश किया बल्कि लोगों को एक ऐसा विकल्प दिया जो सरल, किफ़ायती और कानूनी था। ये सिर्फ एक म्यूज़िक प्लेयर नहीं था, ये म्यूज़िक को लोगों की पहुंच में लाने का एक नया तरीका था। आईट्यून्स और आईफोन ने मिलकर एक पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि MP3 प्लेयर का आविष्कार एप्पल ने नहीं किया था? यह इनोवेशन वास्तव में क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सिंगापुर लिमिटेड की देन थी। उन्होंने इसे बाजार में 5GB MP3 प्लेयर के नाम से लॉन्च किया, लेकिन इस प्रोडक्ट का नाम और मार्केटिंग इतनी आम थी कि लोगों को इससे जुड़ाव महसूस ही नहीं हुआ। फिर एप्पल ने वही चीज़ ली, लेकिन उसे एक ऐसी सोच और कहानी के साथ पेश किया जो ग्राहकों के दिलों तक पहुंच गई। उन्होंने इसे 1000 गाने आपकी पॉकेट में के रूप में पेश किया। इस एक वाक्य ने वह कर दिखाया जो क्रिएटिव टेक्नोलॉजी अपने तकनीकी विवरणों से नहीं कर पाई। एप्पल ने क्या है पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्यों है पर फोकस किया। फ़र्क ग्राहकों के दिलों तक पहुंचने का सबसे बड़ा राज है। जब 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ तो यह सिर्फ एक फ़ोन नहीं था, ये एक इनोवेशन था। ये उन स्मार्टफोन की शुरुआत थी जिनके बिना आज हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। आईफोन ने मोबाइल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय नोकिया, एरिक्सन और मोटोरोला जैसी दिग्गज कंपनियां भी मार्केट में थीं, लेकिन आईफोन की सिंपल डिज़ाइन, टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी और इंट्यूटिव इंटरफेस ने ग्राहकों को ऐसा अनुभव दिया जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह केवल तकनीक का सवाल नहीं था, यह एक सोच का सवाल था, कुछ अलग करने की सोच। अब ज़रा डेल की कहानी पर नज़र डालें। 2003 में डेल ने भी अपना खुद का MP3 प्लेयर लॉन्च किया, लेकिन यह प्रोडक्ट सफल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोग डेल को एक कंप्यूटर कंपनी के रूप में जानते थे। उनके लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था कि डेल अब म्यूज़िक प्लेयर भी बना रही है। डेल ने अपनी पहचान से परे जाकर कुछ अलग करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास वह क्यों नहीं था जो एप्पल के पास था। एप्पल की सफलता का राज केवल उनके प्रोडक्ट्स में नहीं है, उनकी सफलता का राज है उनका मकसद, कुछ अलग सोचना। चाहे वह कंप्यूटर हो, म्यूज़िक प्लेयर हो या मोबाइल फ़ोन, हर चीज़ के पीछे एक सोच, एक उद्देश्य होता है। यह सोच एप्पल को बाकी कंपनियों से अलग बनाती है। 2007 में एप्पल ने अपने नाम से कंप्यूटर शब्द को हटा दिया और सिर्फ एप्पल इन रह गया। यह बदलाव केवल नाम का नहीं था, यह उनकी सोच और उनके पहचान में एक बड़ा कदम था। अब एप्पल सिर्फ कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी नहीं थी, वे एक ऐसी कंपनी बन चुके थे जो पूरी इंडस्ट्रीज़ को बदलने की काबिलियत रखती थी। आज जब हम एप्पल का नाम लेते हैं तो हमें उनके प्रोडक्ट से ज़्यादा उनकी सोच याद आती है। हम उन्हें उनके विहाई के लिए जानते हैं, न कि उनके भट्ट के लिए। यही वजह है कि एप्पल की गिनती उन कंपनियों में होती है जो सिर्फ बाज़ार में मौजूद नहीं है बल्कि बाज़ार को आकार देती है। कई कंपनियों ने एप्पल की तरह बनने की कोशिश की। HP और डेल ने भी इनोवेशन करने की कोशिश की, लेकिन वे एप्पल जैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। क्यों? क्योंकि उनकी सोच सीमित थी। वे सिर्फ कंप्यूटर तक ही सिमट कर रह गए, जबकि एप्पल ने हर बार अपनी सोच का दायरा बढ़ाया। कुछ अलग सोचना सिर्फ एक नारा नहीं है, यह एक तरीका है दुनिया को देखने का, दुनिया को बदलने का। एप्पल ने यह दिखा दिया कि जब आप अपने काम के पीछे एक गहरी सोच और मकसद रखते हैं तो आप किसी भी इंडस्ट्री को बदल सकते हैं। चैप्टर 3 गोल्डन सर्कल, लीडरशिप और इंस्पिरेशन का मूल मंत्र।
क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ कंपनियां अपनी इंडस्ट्री में सबसे आगे होती हैं जबकि बाकी कंपनियां संघर्ष करती रहती हैं? क्यों एचपी और डेल जैसी बड़ी कंपनियां जो बेहतरीन फीचर्स वाले कंप्यूटर बनाती है फिर भी अपने ग्राहकों की लॉयल्टी हासिल नहीं कर पाती, जबकि एप्पल अपने हर प्रोडक्ट के साथ एक जुनून पैदा कर देती है? सवाल सिर्फ प्रोडक्ट के क्या होने का नहीं है बल्कि इसके पीछे के क्यों का है। जब कोई ग्राहक एप्पल का प्रोडक्ट खरीदता है तो वह सिर्फ एक कंप्यूटर या फ़ोन नहीं खरीदता, वह उस सोच और उद्देश्य को अपनाता है जो एप्पल हर कदम पर जाहिर करता है। हम इंसान सिर्फ तर्कों और डेटा से प्रभावित नहीं होते, हमारी भावनाएं, हमारे विश्वास और हमारा जुड़ाव कहीं गहरे से प्रेरित होता है। हमारा दिमाग किसी तरह बना है। यही वजह है कि जब कोई कंपनी अपने पर्पस को स्पष्ट रूप से सामने रखती है और ग्राहक उस पर पर्पस से जुड़ता है तो वे कंपनी के प्रति लॉयल हो जाते हैं। कल्पना कीजिए एक सर्कल जिसके 3 स्तर हैं। सर्कल के केंद्र में है भाई, यह बताता है किसी कंपनी का उद्देश्य क्या है। दूसरा स्तर है हाउ, यह दर्शाता है कि कंपनी अपने उद्देश्य को पाने के लिए क्या तरीके अपनाती है। सबसे बाहरी सर्कल है वह प्रोडक्ट या सर्विस जो कंपनी ग्राहकों को देती है। ज़्यादातर कंपनियां अपने सर्कल के बाहर से अंदर की ओर कम्युनिकेट करते हैं। वे अपने ग्राहकों को बताते हैं कि उनका प्रोडक्ट कितना बेहतरीन है, उसके फीचर्स क्या है और वह क्यों खरीदने लायक है। लेकिन उनका यह तरीका ग्राहकों के दिल तक नहीं पहुंच पाता। दूसरी ओर एप्पल जैसी कंपनियां अंदर से बाहर की ओर कम्युनिकेट करते हैं। उनके हर प्रोडक्ट, हर कैंपेन और हर कदम के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है, कुछ अलग सोचना, और यही बात उनके ग्राहकों के दिल को छू जाती है। जब एप्पल भाई से शुरुआत करता है तो ग्राहक को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बिकता, उन्हें दिखता है एक ऐसा ब्रांड जो उनकी सोच और विश्वास के साथ मेल खाता है। एप्पल के ग्राहक एप्पल को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वे भी कुछ अलग सोचने में विश्वास करते हैं। किसी भी संगठन के लिए एक स्पष्ट और मजबूत उद्देश्य, पर्पस होना कितना महत्वपूर्ण है, इसे एप्पल ने बार बार साबित किया है। जब एक कंपनी का पर्पस स्पष्ट होता है तो उसका प्रभाव न केवल ग्राहकों पर पड़ता है बल्कि उसके कर्मचारियों पर भी होता है। जब एप्पल का हर कर्मचारी कुछ अलग सोचने के पर्पस को महसूस करता है तो उन्हें अपने काम में गहराई से प्रेरणा मिलती है। वे सिर्फ प्रोडक्ट बनाने के लिए काम नहीं करते, वे एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं। अगर आप लोगों को लीड करना चाहते हैं तो यह मत सोचिए कि आप उन्हें क्या दे सकते हैं, सोचिए कि आपका क्यों क्या है। लोग फीचर्स से प्रभावित हो सकते हैं लेकिन वे केवल आपके पर्पस से जुड़ेंगे जब आपका ध्येय स्पष्ट होगा और लोग आपके उद्देश्य को महसूस करेंगे तो वे आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, वे आपके फॉलोअर्स बनेंगे, वे आपकी बात मानेंगे क्योंकि वे भी उसी चीज़ पर विश्वास करते हैं जिस पर आप करते हैं। गोल्डन सर्कल सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है। ये बताता है कि लीडरशिप और इंस्पिरेशन का आधार क्या होना चाहिए। आपका ध्येय आपका पर्पस है, यह वह कारण है जिसके लिए आप काम करते हैं। आपका हाव आपकी प्रक्रिया है, यह दिखाता है कि आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं। और आपका व्यर्थ आपका प्रोडक्ट या सर्विस है जो आपके उद्देश्य को साकार करता है। जब आप गोल्डन सर्कल के इस ढांचे को अपनाते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, आप विश्वास, प्रेरणा और जुड़ाव बेचते हैं। आज के बाज़ार में ऐसे कई ब्रांड हैं जो शानदार फीचर्स वाले प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं, लेकिन उनकी सफलता सिर्फ फीचर्स पर निर्भर नहीं करती। उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे अपने ग्राहकों के दिल और दिमाग तक कैसे पहुंचते हैं। जब ग्राहक किसी कंपनी के उद्देश्य को समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो वे सिर्फ ग्राहक नहीं रहते, वे ब्रांडेड इन्वेस्टर बन जाते हैं। यही कारण है कि मैक लवर्स हमें एप्पल को ही चुनते हैं। एप्पल कभी भी केवल अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, वे हर बार अपने उद्देश्य के साथ शुरुआत करते हैं। उनके विज्ञापन, उनके प्रोडक्ट्स और उनका हर मैसेज उनके पर्पस को दर्शाता है। कुछ अलग सोचें। जब एप्पल अपने ग्राहकों को यह दिखाता है कि वे अध्याय पर विश्वास करते हैं तो ग्राहक खुद ब खुद उनके वर्ड पर विश्वास करने लगते हैं। अगर आप भी एक सच्चे लीडर बनना चाहते हैं तो गोल्डन सर्कल को समझिए।
सिर्फ अपने प्रोडक्ट या सर्विस पर ध्यान मत दीजिए, अपने उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। लोगों को बताइए कि आप यही पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जब लोग आपकी सोच, आपके पर्पस से जुड़ेंगे तो वे केवल आपके ग्राहक नहीं रहेंगे, वे आपके समर्थक बनेंगे। और यही है एक लीडरशिप की सबसे बड़ी ताकत। याद रखें, विहाई से शुरू करें और बाकी सब कुछ खुद ब खुद आपके साथ आ जाएगा। चैप्टर 4, कॉफ़ी से कुछ बढ़कर, इंस्पिरेशन और पहचान का सफ़र। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ चीज़ें हमारे दिल को छू जाती है, जबकि बाकी चीज़ें बस हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनकर रह जाती है? क्या आपने महसूस किया है कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत सिर्फ खाना या छत नहीं है, बल्कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, एक जुड़ाव, एक एहसास कि आप कहीं के हैं, किसी के हैं। यह फीलिंग हमें हर दिन जीने की ताकत देती है। यही वजह है कि जब हम किसी अनजान देश में छुट्टियां मनाने जाते हैं और वहां अपने देश के लोगों को देखते हैं, तो अचानक दिल में एक गर्माहट सी महसूस होती है। हम मुस्कुराते हैं और लगता है कि हम अपने लोगों के बीच हैं। ऐसा ही जुड़ाव हम उन कंपनियों और ब्रांड के साथ भी महसूस करते हैं जिनके विश्वास और उद्देश्य हमारे जैसे होते हैं। वे ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, बल्कि हमारे विश्वासों को ताकत देते हैं। जब हम किसी ब्रांड का हिस्सा बनते हैं तो हमें सिर्फ उनकी सर्विस से नहीं, बल्कि उनके सोच से जुड़ाव महसूस होता है। हम इंसान हर काम तर्क से नहीं करते, हम फीलिंग से चलते हैं। ये फीलिंग्स ही हैं जो हमें किसी चीज़ से जोड़ती है, हमें इंस्पायर करती है। उदाहरण के लिए स्टारबक्स। आप सोच सकते हैं कि स्टारबक्स आखिर में तो एक कॉफ़ी शॉप है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। स्टारबक्स सिर्फ भाट यानी कॉफ़ी नहीं बेचता, वह भाई बेचता है। एक एहसास, एक अनुभव, एक आरामदायक पल। जब आप स्टारबक्स जाते हैं तो वहाँ सिर्फ कॉफ़ी का स्वाद नहीं लेते, आप वहाँ की फीलिंग को महसूस करते हैं। वह शांत माहौल, वह आरामदेह कुर्सियाँ, वह सुगंध, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो आपको बार बार वापस खींच लाता है। स्टारबक्स के पीछे एक ऐसा नाम है जिसने इसे कॉफ़ी से कहीं बढ़कर बना दिया, हॉवर्ड शुल्ट्ज़। हालांकि हॉवर्ड स्टारबक्स के फाउंडर नहीं थे, उन्होंने 1982 में इस कंपनी को ज्वाइन किया। उस समय स्टारबक्स सिर्फ कॉफ़ी बीन्स बेचने वाली एक साधारण कंपनी थी, लेकिन हॉवर्ड शिल्ड ने इसे एक साधारण कॉफ़ी ब्रांड से एक कल्चर बना दिया। शिल्ड जेटली के इस स्पेशल वर्ड से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने वहाँ देखा कि लोग कॉफ़ी शॉप में सिर्फ कॉफ़ी पीने नहीं आते, बल्कि अपने दिन की कुछ सबसे आरामदायक पल बिताने आते हैं। उन्होंने सपना देखा कि अमेरिका में भी ऐसा ही हो। उनका सपना था कि स्टारबक्स सिर्फ एक दुकान ना रहे, ये लोगों के लिए थर्ड प्लेस बने, घर और ऑफिस के बीच एक ऐसा स्थान जहां वे सुकून पा सकें। लेकिन इस रास्ते में कठिनाइयां थी। स्टारबक्स के फाउंडर सिर्फ कॉफ़ी बीन्स बेचने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। उन्हें हार्वर्ड का यह सपना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन शुल्ट्ज़ ने हार नहीं मानी। हार्वर्ड शुल्ट्ज़ के विजन स्टारबक्स को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने इसे सिर्फ कॉफ़ी बेचने वाली जगह से एक कल्चर बना दिया। अब स्टारबक्स सिर्फ एक कॉफ़ी शॉप नहीं है, ये वह जगह है जहां लोग बैठकर किताबें पढ़ते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और खुद को समय देते हैं। उनके इस सोच ने स्टारबक्स को एक छोटे से ब्रांड से 13,000 से अधिक ब्रांच वाला ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। और यह अब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने भाई से शुरुआत की। अब बात करते हैं हार्ले डेविडसन की। क्या आपने कभी किसी को अपनी बॉडी पर हार्ले डेविडसन का टैटू बनवाते देखा है? क्या ऐसा कोई और ब्रांड है जिसके लिए लोग इतना जुनून दिखाते हैं? हार्ले डेविडसन का टैटू बनवाना सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है, यह एक पहचान है। हार्ले डेविडसन ने खुद को सिर्फ एक बाइक कंपनी से कहीं आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने ग्राहकों को एक बिलीव दिया, आज़ाद होने का एहसास। हार्ले डेविडसन सिर्फ बाइक्स नहीं बेचता, वह अपने ग्राहकों को एक जीवन शैली देता है। जो लोग हार्ले चलाते हैं उनके लिए यह बाइक नहीं, उनकी पहचान है। यह ब्रांड अपने बिलीव में इतना मजबूत है कि उसने अपने लोगों को सिर्फ एक डिज़ाइन से संबल बना दिया। बिलीव और जो अपनी बॉडी पर
टैटू बनवाते हैं। कहते हैं यह टैटू मेरी पहचान का सिंबल है। ये बताता है कि मैं कौन हूँ और मैं एक अमेरिकन हूँ। चाहे बाज स्टारबक्स की हो या हार्ले डेविडसन के, इन ब्रांड की सफलता का राज सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स नहीं है, ये उनके पर्पस हैं। स्टारबक्स ने लोगों को आराम के पल दिए, हार्ले डेविडसन ने उन्हें आज़ादी का एहसास दिया। दोनों ब्रांड्स ने अपने विहाई को इतना मजबूत बनाया कि उनके ग्राहक सिर्फ उनके ग्राहक नहीं, उनके फॉलोअर्स बन गए। हम इंसान सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते, हम फीलिंग्स, बिलीफ और पर्पस से जुड़ते हैं। इसलिए अगर आप भी कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो लोगों के दिलों तक पहुँचे, तो सच्चाई से शुरू करें। याद रखें, लोग आपकी बात को तभी सुनेंगे जब आप उनकी फीलिंग्स से जुड़ेंगे, और जब ऐसा होगा तो आप न केवल प्रोडक्ट बेचेंगे बल्कि दिलों को भी जीत लेंगे। चैप्टर 5, सपनों को हकीकत बनाने वाली कहानियाँ। डिज्नी। जब सपने और हकीकत मिलते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी बड़े सपने को हकीकत बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सिर्फ एक विज़न या उसे साकार करने की कड़ी मेहनत। सच तो ये है कि दोनों ही ज़रूरी है। सपने देखने वाले और उन्हें साकार करने वाले का साथ होना ही किसी चमत्कार को जन्म देता है। वॉल्ट और रॉय डिज्नी की कहानी इसी जादू का प्रमाण है। वाल्ट डिज्नी वह व्यक्ति जो अपनी कल्पनाशील दुनिया में खोया रहता था। कार्टून बनाना, कहानियाँ बुनना और बड़े सपने देखना, यही उनकी ज़िंदगी थी। दूसरी तरफ उनके बड़े भाई रॉय डिज्नी एक बैंकर, व्यवहारिक और ज़मीन से जुड़े हुए। रॉय को पता था कि वॉल्ट के सपने बड़े हैं, लेकिन उनके पास वह संसाधन नहीं थे जो इन सपनों को हकीकत में बदल सके। 1923 का समय था। एनिमेशन और फिल्म इंडस्ट्री अभी अपने शुरुआती चरण में थी। वाल्ट डिज्नी को एनिमेटेड फिल्मों का जुनून था, लेकिन यह जुनून उनके लिए आसान नहीं था। वह बड़े बड़े जोखिम लेते, अक्सर फाइनेंशियल परेशानियों में घिर जाते। उनके भाई रॉय को यह सब देख चिंता होती। रॉय को मालूम था कि वॉल्ट के सपनों में दम है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि पैसे और बिजनेस के मामले में वॉल्ट बिल्कुल अनुभवहीन था। यही कारण था कि रॉय ने अपना जीवन वॉल्ट के सपनों को साकार करने में समर्पित कर दिया। वॉल्ट सपने देखते थे, लेकिन रॉय ने उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हाव का ढांचा तैयार किया। रॉय डिज्नी ने ब्यूना कंपनी की स्थापना की, तो डिज्नी की फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। उन्होंने फाइनेंस, बिजनेस और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। वॉल्ट की कल्पनाओं को रॉय की योजनाओं का सहारा मिला, और इसी साझेदारी से डिज्नी का साम्राज्य खड़ा हुआ। यह सिर्फ डिज्नी का नहीं, बल्कि हर सफल साझेदारी का सच है। जो लोग सपने देखते हैं वह टाइप के लोग, वे अपनी कल्पनाओं के बिना अधूरे हैं, और जो लोग सपनों को कार्यान्वित करते हैं, हाउ टाइप के लोग, वे अपनी दृष्टि के बिना दिशाहीन हैं। वॉल्ट डिज्नी ने जो सपना देखा, उसने न केवल एक कंपनी खड़ी की, बल्कि लाखों लोगों को प्रेरित किया। डिज्नी का हर प्रोडक्ट, हर फिल्म, हर थीम पार्क एक कहानी कहता है। ये कहानियाँ हमें सपने देखने की ताकत देती है। वॉल्ट डिज्नी की कहानियाँ हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। बिल गेट्स जब तकनीक ने सपने देखे, अब डिज्नी की दुनिया से निकलकर तकनीक की दुनिया में चलते हैं। यहाँ भी एक ऐसा नाम है जिसने एक साधारण विचार को एक क्रांति में बदल दिया, बिल गेट्स। बिल गेट्स का सपना था कि हर घर और हर डेस्क पर एक कंप्यूटर हो। ये सुनने में आज भले ही साधारण लगे, लेकिन उस दौर में यह एक असंभव विचार था। बिल गेट्स ने दुनिया को तकनीक के साथ जोड़ने का सपना देखा। उनके दिमाग में यह विश्वास था कि अगर लोगों को सही उपकरण मिले तो वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए यह सपना सच किया। पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल जैसे टूल्स ने लोगों की ज़िंदगी को आसान और उत्पादक बना दिया।